त्रिपुरा ये, मिजोरम ये, मणिपुर और ये नागालैंड। टोटल कितने राज्य हैं? 28। केंद्रशासित प्रदेश कितने हैं? 8। कहां तक हो चुका था पढ़ाई ज्योग्राफी में बताइए जरा। नदी कंप्लीट हो गया था। हम बोले थे मानचित्र बनाने के लिए, क्या आप लोग मानचित्र बनाए थे नदी वाला? घर में बोले थे 2, 4, 5, 10 बार प्रैक्टिस करिएगा। बताए थे नदियां इस तरह से। इंडिया का मानचित्र आप भी बना सकते हैं, ठीक है। सामने हमेशा कौन सा दिशा होता है? उत्तर। नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। कोई दिक्कत? यहां तक में इधर कौन सी खाड़ी है? इधर आपकी खाड़ी, इधर अरब सागर। दोनों में पानी है, एक का नाम सागर, एक का नाम खाड़ी। क्या है? कभी सोचे? हेलो, मॉर्निंग मॉर्निंग। अभी तो क्लास ले रहा है, 12 घंटे के बाद सबका चेक कर लेंगे। 2, 4 ठो बचा हुआ था शायद। हाँ हाँ, लॉकिंग वाला भी 2, 4 ठो बचले। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो 40 से 50 के बीच ही सीट मिला है, अभी कहाँ मिला है ज्यादा। हाँ, लॉकिंग तो 100 प्लस होगा। सीट नहीं चेक किए थे, एक बार चेक कर लीजिए, चेक करके बताइएगा हमको भी, ठीक। अब इधर से जो भी, इधर कौन सा देश है ये? चीन यहाँ, भूटान यहाँ, नेपाल इधर, म्यांमार इधर, पाकिस्तान है ना, यहाँ पे श्रीलंका। ये आसपास के पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी का ख्याल बढ़िया से रखना चाहिए, ठीक है। बाद बाकी यहाँ से जो नदियां निकलती है, यहाँ से चीन से एक नदी निकलती है जो पाकिस्तान होते हुए जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। इसका क्या नाम है? सिंधु नदी नाम है। क्या नाम है? सिंधु नदी नाम है। पाकिस्तान से एक हम पढ़ा चुके हैं सब, हम बस रिव्यू के लिए बता रहे हैं। यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज। ये काफी 2 इंपॉर्टेंट नदियां था। बाद बाकी इसका छोटका छोटका सब है जिसको सहायक नदी बोलते हैं, है ना। रावी, झेलम, चेनाब, बस में आया, ये सब सहायक नदियां था। उसके बाद इसी लोकेशन से एक पूरब की तरफ नदी जाती थी जिसका एक नाम था ब्रह्मपुत्र। क्या नाम था? ठीक है। अरुणाचल में यहाँ पर प्रवेश करती है। अभी राज्य दिखाए थे तुरंत में, सबसे पूर्व का राज्य कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश नाम था। ये कहाँ जाकर मिलती है? बंगाली खाड़ी। और कुछ नदियां कहाँ जाकर मिलती है? अरब सागर में। तो ज्यादातर नदियां बंगाली खाड़ी जाती है, अरब सागर। बंगाली खाड़ी ज्यादा जाएगी, अभी देखने से पता चल जाएगा। यहाँ पर एक रास्ता उत्तराखंड, इससे एक नदी निकलती है जो यहाँ बांग्लादेश में आकर के इसमें मिलती है। इसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। इधर से ही जाती है, यमुना आकर के इधर मिलती है। गंगा और यमुना यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में एक लूनी नदी बहती है जो यहीं जाकर के विलुप्त हो जाती है। पढ़ाए थे लोनी, याद आया? बता दिए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के इधर से जाती है एक नदी जिसका नाम था नर्मदा। याद आया? उसके नीचे था एक तापी। याद आया? और इसी नर्मदा के ऊपर से जो एक नदी ऊपर जाती है जिसका नाम था चंबल। याद आया? नर्मदा के लोकेशन से गंगा में जाकर के मिलती है, एक का नाम था सोन। याद आया? पढ़ाए है या नहीं? नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल पर्वत श्रेणी से निकल रहा था। याद है? पढ़ाया गया था, पीडीएफ में भी सब लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका मैकाल पर्वत श्रेणी था। याद है? ठीक है। और मैकाल का एक मंदिर भी दिखाए थे। याद है? अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी में एक ऊंची चोटी है अमरकंटक दिखाए थे। एक मंदिर भी था ना, 4 मुंह वाला। याद आया?
उसके बाद यहीं से छत्तीसगढ़ से एक नदी निकल करके इधर जाती है, इसका नाम है महानदी। इसका क्या नाम है? महानदी जाकर के बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद 3 महत्वपूर्ण नदियां नीचे में था, कौन कौन था? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। बस इतना ही नाम को सजाइए, आधा घंटा में कॉल करिए, क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 नदियां हैं, इसका क्या नाम है? गोदावरी, इसका नाम है कृष्णा और इसका नाम है कावेरी। तो ज्यादातर नदियां देखते होंगे आपका बंगाली खाड़ी ही जा रही है, लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी है जो अरब सागर में जाकर के मिलती है। तो सीधा सीधा सवाल बनता है, पूरब में आने वाली नदी कौन कौन सी है और पश्चिम में आने वाली नदी कौन कौन सी है ना। निम्न में कौन सी नदियां भिन्न है, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो नदी का बेसिक कंसेप्ट आपको इतना होना चाहिए कि कौन राज्य से और कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है। जैसे गंगा सबसे पहले निकला उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, के बाद बिहार, के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, तब जाकर के बांग्लादेश होते हुए कहां चली जाती है? बंगाली खाड़ी समुद्र में मिल जाती है। ये प्रोसेस है नदी का। तो ये नदी वाला चैप्टर हो चुका था आप लोगों का पूरा पूरा समाप्त, ठीक है ना। अगर किसी का छूट गया है, एप्लीकेशन पे इसका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, वहां पर देख सकते हैं, वीडियो सब भी डला हुआ रहता है, ठीक है। यूट्यूब पे बीपीएससी गुरु के नाम से है, उसको भी जाकर के देख सकते हैं। और एप्लीकेशन पे भी पूरा पूरा कोर्स अवेलेबल रहता है, उसको भी देख सकते हैं। बस पढ़ने का मन होना चाहिए, कैसे भी हो जाएगा। हाँ, सब फ्री है। ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा फ्री में, जाइए हॉस्पिटल पता चलेगा। सही बात है कि नहीं है? जो भगवान ने हमको फ्री में दे रखा है वो भी नहीं मिलता। ठीक है, यहां पर जाएंगे, बीपीएससी गुरु नाम का एप्लीकेशन है, इस पे हम दिखा देते हैं पीडीएफ कहां तक हो चुका है पढ़ाई। कौन है भैया? अरे आधा घंटा में कॉल करिए, मैं 11 बजे के बाद क्लास ले रहे हैं। आया क्या? इस एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। फ्री मटेरियल वाला में सबसे नीचे आपको बीएसएससी के पीडीएफ में दिख जाएगा। और बहुत सारा मटेरियल है डला हुआ, चाहे तो आप सबको खोल के देख सकते हैं, है ना। ये आपका ज्योग्राफी का, नदियां पढ़ाने के बाद हम लोग नदी परियोजना पे आए थे। नदी पढ़ने के बाद कहाँ आए थे? नदी परियोजना पे। यहाँ आपका ये ऊपर वाला चैप्टर नदी ही था, पूरा का पूरा शुरुआत से ज्योग्राफी दिया होता है। जैसे गोदावरी ही था, गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिला में है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, बंगाली खाड़ी में जाके मिलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और से होकर के बहती है, छत्तीसगढ़ से सीमा इसकी टच करती है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां निम्न है: दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, किन्नर, सानी, मनेर, मंजीरा, मूला, धरना। गोदावरी नदी का मुहाना बंगाली खाड़ी के पास है। दक्कन का प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात में है। पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी को। और सबसे लंबाई के आधार पर गोदावरी को बता दिए थे आप लोग को भी। उसके बाद कृष्णा नदी भी था। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ था? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की चोटी के पास। महाबलेश्वर चोटी दिखाए थे ना आप लोगों को मानचित्र पे। एटलस सभी के पास होना चाहिए, हाईलाइटर होना चाहिए, ताकि आप उसको देख सके। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। कृष्णा नदी का कुल लंबाई 1400 किलोमीटर था और उसका था 1406 किलोमीटर। पढ़ाए थे ना? 1465। उसके बाद कृष्णा की सहायक नदी कोलिया, वर्णा, दूरगंगा, पंचगंगा, चपोड़ा, मालप्रभा, दोन, भीमा, तुंगभद्रा, मोशी, पोनियांगू, डिंडी और पुलेरी और मुनेरू है। कावेरी नदी भी दिया हुआ, पवित्रता के आधार पर इसको कावेरी का दक्षिण में गंगा कहते हैं। कावेरी नदी 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु, इसीलिए इसका जो है ना दोनों के राज्य में विवाद चलते रहता है। अभी दोनों राज्य दिखाए थे ना, है ना, ऐसे ऐसे में था। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिम घाट कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी से निकलती है। कभी कभी लोकेशन भी पूछता है, बताइए ये नदियां कहां से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कहां? पश्चिम घाट। पश्चिम घाट किसको कहते हैं? पढ़ाए है ना? नहीं बताया है पश्चिम घाट। अभी दिशा तुरंत बताए थे इंडिया के मैप पर। अब देखिए जरा, जो ये भारत है, ठीक है, सामने हमेशा क्या होता है? उत्तर, नीचे
दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये वाला जो कोस्टल एरिया है, जो तट है, किनारा है, समुद्र के किनारा, समुद्र का किनारा को हम क्या बोलते हैं? घाट बोलते हैं। ये पूरब की तरफ है तो इसको बोलेंगे क्या? पूर्वी घाट। तो ये जब पश्चिम है तो क्या कहलाएगा? पश्चिम घाट। आप समझ में आया ये वर्ड? ये कहां से निकलती है? पश्चिम घाट से निकलती है। कहां से निकलती है? पश्चिम घाट, अर्थात इधर से निकलती है उधर को जाती है। अभी मैप पर बनाए भी थे पश्चिम घाट, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यह पश्चिम साइड में है। और भी इसका अलग अलग नाम आपको आगे देखने को मिलेगा। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक में दीजिए, क्योंकि यहां पर आपका राज्य है कर्नाटक और यहां पर है तमिलनाडु। केरल इधर है, केरल में नहीं बहती है ये, बात समझा ना? तो ये आपका जल विवाद था। कावेरी बेसिन 3 राज्यों में, बेसिन अलग चीज होता है। बेसिन के बारे में बताए हैं कभी? नहीं बताए हैं? उसका सहायक नदी जितना आकर के मिलता है सब बेसिन के अंतर्गत आता है, नहीं बताए थे? जैसे गंगा नदी था, गंगा नदी बेसिन बहुत राज्यों में था, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान जाती है गंगा? ये था गंगा। तो इधर से जितना भी सहायक नदी जहां जहां से आकर के मिलता था, ये सब के सब इतना बड़ा ये बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसिन। तो जितना भी सहायक नदियां कनेक्ट करेगा, सहायक नदियां भी उसका बेसिन के अंतर्गत आता है। बात समझ में आया ना? खैर चलिए, ये सब हालांकि हो चुका था। उसके बाद नदी बांध परियोजना स्टार्ट होता है। भारत का पहला नदी बांध चोल साम्राज्य के समय में बना था। चोल साम्राज्य अर्थात दक्षिण भारत। चोल साम्राज्य मतलब दक्षिण 2वीं शताब्दी के आसपास राजा कलिंचर चोल के द्वारा कावेरी नदी पर ही बनाया गया था। कावेरी जल विवाद बहुत दिनों से चलता आ रहा है, कोनो ये नया विवाद नहीं है, पुराने समय में चलता था। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम परियोजना है। जब कोई नदियां हैं उसमें जाकर के बांध बना देंगे, बांध बनाने के बाद जब पानी इकट्ठा होता है उसको फिर जब छोड़ते हैं पानी और अंदर टरबाइन लगा देते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, उसको कहते हैं जल विद्युत परियोजना। क्या कहते हैं? जल विद्युत परियोजना। पहला ये शिव समुद्रम परियोजना। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने के बाद ही क्या बन रहा था? गंगा बन रहा था। ये उत्तराखंड वाला में पढ़ाए थे, देखिए एक बार जरा। उत्तराखंड निकालिए, वहां पर मिल जाएगा आपको ये वाला भागीरथी नदी। उत्तराखंड राज्य निकालिए, लाए हैं? नहीं लाए हैं बुक? देखिए क्या बोलिए ना। बैच में हाँ आ जाइए। 15 दिन हुआ है मिला जुला के, कोई दिक्कत नहीं, कल से आइए ना। 10 से 11 में आ जाइए। हाँ 10 बजे, 10:15 तक स्टार्ट हो जाती है। निकाले उत्तराखंड। उत्तराखंड का बड़ा वाला मानचित्र निकालना है, पेज नंबर 13-14 के आसपास मिलेगा। कितना नंबर पेज है जी? 10 नंबर है। वही है 10-11 में देखिए मिला। लगे यहाँ पे बताते तुरंत। यहाँ देखिए, यहाँ पे बताए थे गंगोत्री नाम का जगह। गंगोत्री से देखिए भागीरथी नाम का नदी निकलता है। गंगोत्री नाम का झंडा गड़ा हुआ है यहाँ पे। तीर्थ स्थल है, लोग घूमने जाते हैं। ओ अच्छा, उत्तराखंड में इधर मिला उत्तराखंड में। वहां देखिए क्या भागीरथी नहीं है लिखा हुआ ब्लू कलर में? यमुनोत्री और गंगोत्री के बीच में भागीरथी लिखा हुआ है। वही भागीरथी नदी है जिस पर टिहरी बांध बनाया गया। टिहरी नाम का जगह भी मिलेगा कहीं, देखिए नई टिहरी नाम का जगह है। टिहरी मिला? हाँ यही टिहरी है जहां पर टिहरी बांध बना हुआ है, जो सबसे ऊंचाई पर पहाड़े पर बांध बना हुआ है। सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध रही है टिहरी। बात समझ में आया? यहां से आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसके नीचे आपको मसूरी, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग ऐसे कुछ मिलेगा, ऋषिकेश, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। आधा घंटा कॉल करिए, अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो सबसे ऊंचाई पर स्थित मतलब अर्थात पहाड़ पे ही बना हुआ था। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। ये आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। देखिए जो पंजाब और हिमाचल के सतलज नदी पर, अभी सतलज नदी बताए थे,
उसी सतलज नदी पर ये बांध बना लिया। भारत का सबसे लंबा बांध क्यों कौन सा है? हीराकुंड। हीराकुंड भी दिखाए थे आपको, याद है? उड़ीसा जब पढ़ा रहे थे, याद आया कुछ? उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। अब देखिए यहाँ पर नदी बांध परियोजना में यहाँ पर लिखा हुआ आपका बांध परियोजना, ये है कौन सा? नदी का नाम, और ये क्या है? राज्य का नाम। इसको बच्चे ऐसे ही याद कर लेते हैं, लेकिन आपने सब नदी को देखा है, किधर कौन जा रहा है, तो याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है भाखड़ा। भाखड़ा किस नदी पर है? सतलज। किस राज्य में? हिमाचल। समझ में आया बात? उसके बाद नागल। भाखड़ा और नागल दोनों सेम टाइम का प्रोजेक्ट था, इसीलिए उसका नाम साथ साथ लिया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग राज्य में। भाखड़ा नागल परियोजना बोलते हैं ना, लेकिन दोनों अलग अलग राज्य में। सतलज नदी पर ही है, सटा ही हुआ है हिमाचल, और ये कौन से में है? पंजाब में। बात समझ में आया? दोनों राज्य सटा हुआ एक दूसरे से। उसके बाद हरिके, ये भी किस पे है? सतलज पे। किस राज्य में? पंजाब राज्य में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी किस राज्य में? गुजरात। उकाई परियोजना तापी नदी किस राज्य में? गुजरात। टिहरी कौन राज? उत्तराखंड। हथमती कौन राज? गुजरात। राणा प्रताप सागर चंबल कौन राज? राजस्थान। गांधी सागर चंबल नदी मध्य प्रदेश। माता बिरला परियोजना बेतवा नदी कौन राज? उत्तर प्रदेश। फरक्का कौन राज? इस तरह से आप चाहे तो इसको पूरा पूरा एक बार देख लीजिएगा। जल ढका परियोजना किस्तान में कौन राज? कटैया कोसी बिहार के सुपौल में। कटैया जल विद्युत परियोजना है अपने यहाँ। ठीक है, उसके बाद दामोदर वैली, इसको डीवीसी बोलते हैं। दामोदर नदी कहाँ पे? झारखंड में। गिरना, गिरना नदी पर ही है, बांध का नाम भी है, परियोजना भी है, महाराष्ट्र राज्य में। पैथान, पैथान बांध किस नदी पर है? या तो डायरेक्ट बांध का नाम किस नदी पर ये पूछ सकता है, या फिर कौन राज्य में, ये बात पूछा जा सकता है, इसीलिए तीनों एक साथ लिखवाया है। मैट्टूर बांध कावेरी नदी, अभी पढ़ाए थे। मैट्टूर कहां पर है? मतलब ये कावेरी बहती कहां है? सबसे दक्षिण में, दक्षिण की गंगा कहलाती है ना। ये आपका तमिलनाडु में। शिव समुद्रम कर्नाटक। सिमसापुरम कावेरी कर्नाटक। जोग बहुत बार पूछा है, जोग, जोग जलप्रपात भी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा, इसी का नाम है। महात्मा गांधी जलप्रपात, इसका नाम चेंज कर दिया गया। ये आपका जोग शरावती नदी किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य आपको दिखना चाहिए दिमाग में, कर्नाटक हमने कहां पर पढ़ा है। कर्नाटक जाके कश्मीर में नहीं ढूंढिएगा, समझे ना? आपको याद रहना चाहिए कर्नाटक है कहां। पेरियार, पेरियार नदी पर, पेरियार नदी भी है, पेरियार बांध भी है, कहां पर है? केरल में। बात समझ में आया? उसके बाद इडुक्की, इडुक्की बांध है पेरियार नदी पे, कहां पे? श्रीशैलम। कृष्णा नदी पे कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, बहुत बार पूछा भी है इसको। रेहंद बांध, रेहंद नदी उत्तर प्रदेश। उमिरू खी नदी मेघालय। खी नदी पढ़ाए थे ना, ये खी नदी किसकी सहायक है? मेघालय की। ब्रह्मपुत्र में जाके मिल रहा था ना, याद आया? दिखाए थे। सलाल बांध परियोजना कहाँ का है? चेनाब नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में सलाल बांध है। रणवीर बांध चेनाब नदी कहाँ है? थिम बांध रावी नदी पंजाब। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है ऊर्जा परियोजना। यहाँ तो जल विद्युत परियोजना था, जो हम जल से बनाते थे विद्युत को। ठीक है, एक नेता का बयान आया था, जल से जब विद्युत निकाल लेंगे अर्थात बिजली निकाल लेंगे, खेत में कैसे पटाएंगे पानी? नहीं समझे? पानी से जब बिजली निकाल लेंगे तो खेत में कैसे जाएगा पानी? आप लोग भी लगता है नहीं समझे। पानी का काम होता है केवल टरबाइन घुमाने का। बात समझे? हाइड्रल एनर्जी, ये देखिए आपका बांध दिखाई दे रहा है कोई भी? बात समझ में? तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, नदी पर बड़ा सा एक बांध बना देते हैं। बांध बनाने के बाद देखते हैं कि फाटक लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? फाटक। और इस फाटक के माध्यम से क्या छोड़ा जाता है? पानी। बात समझ में आया? और इसी बीच में यहाँ पर लगा रहता है क्या? टरबाइन, बड़ा सा पंखा।
जो उसको घुमाता है। ठीक है, शादी ब्याह में पहले के जमाने में देखते होंगे छोटा छोटा जनरेटर सब होता था, जैसे मरकरी बल्ब सब जलाया जाता था। जनरेटर याद है? जनरेटर में एक आवाज करने वाला इंजन होता है, फटाफट फटफट, और एक होता है डायनमो छोटा सा जो चुपचाप घूमता है और विद्युत का उत्पादन करता है। तो डायनमो विद्युत का निकालता है या फिर वो फटफट करने वाला? बोलिए, डायनमो निकालता है ना। आधा घंटा में कॉल करिए। डायनमो का मेन काम क्या है? बिजली का उत्पादन करना। डायनमो का क्या काम है? बिजली का उत्पादन करना। अर्थात ये वाला जो मान के चलिए डायनमो है, इस तरह से आपको डायनमो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको बड़ा सा इंजन से किसी न किसी चीज से हम डायनमो को घुमाते थे, तब जाके क्या निकलता है? इससे विद्युत निकलता, बिजली। अगर इस डायनमो को यहां पर भी सेट कर दे, इधर सेट रहता है, यहाँ पे पंखा यहाँ पर रहता है ये घूमने के लिए, है ना, वो उसको घुमाता है, उसके बाद क्या निकल जाता है? बिजली निकलता है। ठीक है, डायनमो आप किसी भी तरह से घुमा देंगे तो भी क्या निकलेगा? बिजली निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, एक देखेंगे पवन चक्की इस टाइप का होता है, ऐसा बड़ा सा पंखा लगा हुआ रहता है और पीछे डायनमो लगा हुआ रहता है जो उसको घुमाने का काम करता है। इसको कहते हैं पवन चक्की, कहते हैं ना। फिल्मों में देखते होंगे हीरो हीरोइन सब यहाँ जाके गाना गाता है, बात समझे ना। तो ये आपका क्या है? पवन चक्की है। बात समझना। ये तटीय प्रदेश में या फिर पहाड़ी क्षेत्र में होगा जहां पर खूब ज्यादा हवा लगता है, और यहाँ पे खड़ा कर देंगे तो हवा नहीं चल रहा है ना, सब प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। तो समुद्र के किनारे लगाता है, उधर से जोर से हवाएं जब आती है तो ये घूमने का काम करता है। तो ये भी इतना बड़ा बड़ा खड़ा इसलिए किया जाता है ताकि इसके पीछे जो डायनमो लगा हुआ है, ये वाला डायनमो घूमे और बिजली का उत्पादन करे, इसको कहते हैं पवन ऊर्जा। और यहाँ पर ये जो जल इसको घुमाने का काम करते हैं, यहाँ पर टरबाइन बड़ा बड़ा पंखी लगा हुआ रहता है जो यहाँ पर घुमाने का काम करता है, इसको कहते हैं जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये पानी फिर आ गया ना बाहर, फिर चले जाएगा खेतों में, क्या दिक्कत है? बस समझा। और जिधर चाहिए उधर मोड़ देंगे, इसको नहर बना करके पानी लेके चले जाएंगे खेतों में। तो साथ साथ अगर ये दोनों काम करेंगे इसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। मतलब एक बांध का बहुत सारा उद्देश्य है। क्या इधर मछली पालन नहीं कर सकते हैं? बहुत सारा उद्देश्य हो गया ना। तो बहुत सारा उद्देश्य जब रहता है एक बांध का, एक परियोजना को, उसको बहुउद्देशीय परियोजना भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर एक तो जल विद्युत भी हो रहा है, विद्युत का उत्पादन हो रहा है, साथ साथ मछली पालन भी इधर कर सकते हैं। बाढ़ पर भी नियंत्रण लाया जा सकता है, समय समय पे खोलेगा, हमेशा नहीं खोलेगा। बात समझ में आया ना। तो ये आपका है जल विद्युत परियोजना। तो अभी जो जितना पढ़े थे सब लगभग जल विद्युत परियोजना था, और भी कई सारा उद्देश्य होता है एक बांध को बनाने का। बात समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? बोलिए, समझ में आ गया ना क्या होता है बांध? इधर देखिए बहुत ज्यादा कम पानी, इधर पूरा पानी बड़ा हुआ। जब बरसात होगा तो यही पूरा सब फाटक को खोल देगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? डैम टूट जाएगा, फिर सालों भर बाढ़ रहेगा। किसका? होगा ही। पानी जब घर्षण उत्पन्न करेगा तो गर्म नहीं होगा? घर्षण से तो गर्मी उत्पन्न होता ही है ना। क्या पानी ठंडा रहता है? गंगा में रात में 12 बजे कैसे नहाता है? देखिए पानी गर्म रहता है, पानी ठंडा नहीं रहता है। जब उसको अलग चीज में रख देते हैं हम तब जाके वो ठंडा होता है। वो घर्षण के कारण हमेशा गर्म रहता है पानी। आप देखते होंगे नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है तालाब की पानी की अपेक्षा। काहे? मूव करते रहता है ना हमेशा, घर्षण के कारण वो गर्म रहता है। क्या तालाब का पानी नहीं होगा? है ना, शायद ही कहीं पर मिल जाए ऐसा तालाब जिसका पानी खारा हो। समुद्र का पानी खारा होता है ना। अपने पास चिल्का झील है जो खारे पानी का झील है, और राजस्थान में वो झील है लोनार नहीं है, सांबर नमक झील, वो खारा। बाद में कोई खारा नहीं है, सब मीठे पानी का झील है। ये सब मीठे पानी का झील है। नदिया का पानी मीठा होता है, इसको पी सकते हैं, पीता है। बस समझे ना, फालतू क्वेश्चन है। बात समझ आ गया? यहां तक जल विद्युत परियोजना समझ में आ गया ना? ठीक, चलिए तब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारा परियोजना था। उसके बाद ऊर्जा परियोजना था। भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन किससे होता है? ताप विद्युत परियोजना। ताप विद्युत परियोजना देखे हैं? ताप को कहते हैं थर्मल पावर प्लांट, एनटीपीसी। कालगांव में भी है,
है ना। कालगांव में बड़ा बड़ा चिमनी लगा हुआ है जहां पर कोयला जला करके पानी को गर्म किया जाता है। बाद में करिए, क्लास ले रहे हैं। बड़ा बड़ा पानी को गर्म किया जाता है चिमनी में, ठीक है। कितना यार परेशान करता है ये लोग। बात समझ में आया क्या? तो थर्मल पावर प्लांट है कहां पे? अपने बिहार में भी है, बरौनी में भी है, कहलगांव में भी है, भागलपुर। थर्मल पावर प्लांट, ये देख लीजिए, दिखाई दिया? इस तरह का होता है, बड़ा बड़ा सब, है ना। बड़ा बड़ा चिमनी बना हुआ रहता है जिससे होकर के धुआं निकलता है ना। नीचे में उसको कोयला जलाया जाता है, कोयला से पानी गर्म किया जाता है। पानी गर्म करने के बाद क्या होता है? वाष्प बनता है। वाष्प फिर वही टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन फिर डायनेमो घुमाएगा। मेन काम है डायनेमो घुमाना। कोयला जलाएगा, बिजली में निकल जाएगा, बस समझ आया, खाली धुआं होगा। तो यहाँ पर ये आपका डायनेमो लगा हुआ दिखाई दे रहा है ना। ये जो वाष्प मतलब धुआं वगैरह सब जो निकल रहा है, ये पाइप के माध्यम से इस टरबाइन को घुमाने का काम करता है। फिर डायनेमो से क्या निकलेगा? बिजली निकलेगा। मेन काम है डायनेमो को घुमाना। डायनेमो आप हाथ से घुमा दीजिए। एक पंखा था करके जो नचाते थे हम लोग बचपन में, याद है ना। तो वो अभी हवा से नाचता है ना, तो उसी प्रकार का टरबाइन लगा रहता है। जब फोर्स मारता है ना उस पर, ठीक है, तो वो घूमता है, फिर जाकर क्या होगा? बिजली का उत्पादन होगा। ये आपका थर्मल पावर प्लांट, जिसको कहते हैं ताप। क्या कहते हैं? ताप। सबसे ज्यादा प्रदूषणकारी है, सबसे ज्यादा धुआं इसी में निकलता है, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हुआ नहीं है। भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन किस चीज से होता है? अभी तुरंत हम लिखाए थे, वहां पे पढ़ाए थे, किस चीज से होता है? ताप विद्युत, अर्थात मतलब कि भारत में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन भी यही दे रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे दुनिया में बहुत सारे देश इसको बंद कर रहा है। अब ताप वाला छोड़ करके किस पे आ रहा है? परमाणु पे। परमाणु बिजली। परमाणु बिजली क्या काम होता है? परमाणु में वही काम होता है, परमाणु का रिएक्शन कराता है। रिएक्शन करने के बाद जो विस्फोट होता है, जो गर्मी उष्मा उत्पन्न होती है, पानी को गर्म किया जाता है। पानी गर्म होकर के वाष्प बनेगा, वाष्प होकर के फिर क्या घुमाएगा? जनरेटर घूमेगा, ठीक है ना, मतलब बिजली घूमेगा। वो भी दिखाते हैं परमाणु, NuClER, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये देख लीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट का सिस्टम, ये काम कैसे करता है। परमाणु बम के तरह ही अगर वो खुला में छोड़ देना, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है ना परमाणु में, न्यूक्लियर में, तो वो परमाणु बम के जैसा ही काम करेगा। इसीलिए उसमें बड़ा बड़ा नोट बाल्टी दे करके टाइट किया जाता है। ये आपका कंट्रोल करने वाला रड होता है, पढ़े होंगे आप लोग फिजिक्स में, ठीक है। परमाणु जब अनियंत्रित हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ग्रेफाइट का छड़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कंट्रोल रॉड है, इसमें डाला हुआ, ये परमाणु वाला वो सिस्टम है। यहाँ से पानी वगैरह सब जाता है, यहाँ से जब काफी ज्यादा लगभग 200, 300, 400, 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, खूब ज्यादा स्पीड में इधर वाष्प जाता है, वाष्प इधर ये टरबाइन को घुमाने काम करेगा, फिर ये जनरेटर से बिजली का उत्पादन होगा। बात समझ में आया? ये होता है परमाणु विद्युत घर। इसका जो ओरिजिनल वाला सब दिखता है, वो कैसे दिखता है बताते हैं। दूर से देखने पर वो दिखेगा आपको पावर प्लांट कैसा। न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है, ये दिखाई दे रहा है? ये नहीं दिखेगा। ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बात समझे? ये जो डब्बा दिख रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा मोटा मोटा नट से टाइट किया हुआ रहता है, कंक्रीट से बहुत मोटा से बना हुआ रहता है, ताकि वो फटे नहीं, रिएक्शन ना करे। और देख रहे हैं आसपास कोई गांव है? नहीं है, बहुत दूर क्षेत्रों में बनाया जाता है। माना कि वो अगर लीक हो गया ना, तो परमाणु बम जैसे हमला करता है ना, वैसा ही हमला मतलब यहाँ पर लगेगा देखने को। बात समझ आया? वैसा ही बर्बादी आएगा जैसे जापान पे परमाणु बम गिराया गया था, क्योंकि इसमें परमाणु रहता है, वो नाभिकीय विखंडन से वो अपना कार्य करता है। बात समझे? इसीलिए ये सब परिणाम को काफी शहर से दूर रखा जाता है ना। लेकिन कालगांव में देखेंगे ताप वाला, वो गांव के बीच में है ना, वो बात अलग है, ठीक है। तो
विद्युत उत्पादन करने के कई सारे उपाय हैं, तरीका है। तो ये आपका परमाणु वाला था। उसके बाद विंड वाला मतलब एनर्जी वाला भी पढ़े, हवा वाला, जल विद्युत वाला भी पढ़े हैं। और एक आप लोग देखते हैं घर में आजकल सोलर प्लांट देखे हैं ना, अपना छत पे सोलर लगा देंगे, उससे बिजली का उत्पादन होगा। मतलब बिजली उत्पादन करने के कई सारे तरीके हैं। दुनिया में जब बिजली का आविष्कार हो गया, बल्ब का आविष्कार हो गया, उसके बाद दुनिया काफी तेजी से बदला है। उससे पहले वही डिबिया में चलता था, मसाल में चलता था, दुनिया चलता था कि नहीं, कई 100 साल करोड़ों साल चलते आया। लेकिन जब से बिजली आ गया, बल्ब आ गया, तब से बहुत ही स्पीड में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है ना। आप अपने ही जीवन में देखे होंगे बहुत ज्यादा परिवर्तन। बचपन में चिमनी होता था, ऐसे सुत के पढ़ते थे, सुत जाते थे उधर ना, बस समझे। अब बिना बल्ब, आने वाले जो बच्चे होंगे वो कभी वो सब चीजों को देख नहीं पाएगा। जितना परिवर्तन आपने देखा वो नहीं देख पाएगा। समझ आया बात। आप तो कुआं भी देखे होंगे, जल उससे भी निकाला जाता था, नहाया जाता था, खाना पीना में जो होता था, ठीक है। बट अब चापाकल भी नहीं देख पाएगा कोई मोटर ही चलेगा। बात समझ आ गया ना, ये चीजें हैं। तो कई टाइप के ऊर्जा परियोजना आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर का नाम ही है ऊर्जा परियोजना। भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन किससे होता है? अब समझ में आया ताप क्या होता है, कोयला जला करके बिजली उत्पादन। बिहार में ताप विद्युत परियोजना कहलगांव और बरौनी और मुजफ्फरपुर में है, 3 जगह पे। भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तमिलनाडु में है। पवन ऊर्जा का सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन कहां होता है? तमिलनाडु में। बताया सब समझा दिए है ना। बाद में परमाणु ऊर्जा सबसे पहला लगा था तारापुर महाराष्ट्र में। कहां लगा था? तारापुर महाराष्ट्र में लगा था। उसके बाद कैगा में है, कर्नाटक। नरोड़ा कहां पर है? उत्तर प्रदेश। ये सब परमाणु विद्युत केंद्र है। भारत में गिना चुना ही है, बस इतना सही, यहां तक बस इतना ही है। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना है 8, मात्र 8 गो परमाणु केंद्र है। बस समझे। रतनबट्टा राजस्थान बहुत बार पूछा। काकड़ा परमाणु संयंत्र कहां है? समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आ रहा है ना। उसके बाद कलपक्कम तमिलनाडु, कुडनकुलम। उसके बाद ये सब निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र जो अभी तक बना नहीं है, काम इस पर चल ही रहा है। जैसे चुटका मध्य प्रदेश मीठी बल्ली, गुजरात कोबरा, आंध्र प्रदेश हरिपुर, पश्चिम बंगाल जेतापुर, महाराष्ट्र बांसवाड़ा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर में लगा। गोरखपुर कहां है? ये हरियाणा वाला गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश वाला नहीं है। ये हरियाणा वाला पहला है जो आपका भूकंप जोन में लगाया गया। भूकंप जोन समझ रहे हैं, जहां पर भूकंप आता है। अब जरा समझिए, वो वाला पैक था डब्बा, अब भूकंप वाला जोन में लगाएंगे, थोड़ा सा हिला और क्रैक कर गया तो परमाणु बम जैसा फटेगा। इसलिए भूकंप जोन में नहीं लगाता था एक भी। ये उत्तर भारत का पहला है जो भूकंप जोन में लगा है। बात समझे? हाँ, खैर ये सब चीजें हैं, वो इंफॉर्मेशन हैं। क्या चीज का? करंट अफेयर भी थोड़ा सा इंक्लूड है इसमें। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम के हरियाणा में है। पूरा दुनिया का सोलर का मालिक भारत को ही बनाया गया है। बात समझे। हस्ताक्षर करने वाले देश की संख्या, ये करंट अफेयर है, इसको छोड़ देंगे। भारत का अफवाह या नदी बेसिन, तो यहां तक आपको ऊर्जा वाले तक तो कंप्लीट कर ही लेना है। बात समझ में आया। उसके बाद वही नदी वाला पार्ट ही है ये जो बेसिन है। अभी तुरंत बताए थे ना बेसिन किसको कहते हैं। यहां पर बेसिन का पूरा दिखाई देगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।